एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल टर्म्स की। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोस में 2-3 वीडियोस बनाई हैं लीगल टर्म्स के ऊपर, उसी कड़ी में आज हम अगले लीगल टर्म्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना था कि सर ऐसी वीडियोस बनाइए, तो आज हम इसी लीगल टर्म्स की बात करेंगे। आज हम उन लीगल टर्म्स की चर्चा करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम इन्हीं लीगल टर्म्स की चर्चा करेंगे। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हीं की चीज़ों को हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला जो लीगल टर्म है वह है मॉडस ऑपरेंडी। मतलब इसका क्या होता है, ध्यान दीजिए। आज हम जो भी लीगल टर्म समझेंगे विथ एग्जाम्पल समझेंगे। तो ये हमारा पहला जो लीगल टर्म्स है मॉडस ऑपरेंडी, इसका यदि हम सिंपली मतलब निकालें तो वो होता है मेथड ऑफ ऑपरेशन या फिर वर्क, मतलब कार्य करने का ढंग या तरीका। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने मैक्सिमम सुना है, कोई वेब सीरीज या फिर कोई मूवी वगैरह देखते होंगे, जब कोई घटना होती है, पुलिस जाती है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं, वो यह टर्म यूज करते होंगे मॉडस ऑपरेंडी। मतलब किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना या फिर किसी घटना के कार्य करने का जो तरीका होता है, वही तरीके को लीगल टर्म में क्या कहा गया है, मॉडस ऑपरेंडी कहा गया है। अर्थात किसी घटना को लेकर या किसी चीज़ को लेकर जो व्यक्ति के कार्य करने का तरीका होता है, वह कार्य करने के तरीके के लिए लीगल टर्म जो यूज होता है वह क्या है, मॉडस ऑपरेंडी। मतलब मेथड ऑफ ऑपरेशन या वर्क या फिर कार्य करने का ढंग या तरीका। अब अगला जो हमारा है वह है पिल फ्रेज। पिल फ्रेज का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसी वस्तु की चोरी होती है तो सिंपली चोरी के लिए एक वर्ड यूज होता है थेफ्ट, मतलब चोरी करना। लेकिन जब यह चोरी की जाए और ऐसी वस्तु की जाए जिसकी वैल्यू या दाम क्या हो, काफ़ी कम हो, तो इसी चीज़ को अर्थात छोटी मोटी चोरी करना क्या कहलाता है, पिल फ्रेज कहलाता है। मतलब द एक्ट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स ऑफ अ स्मॉल वैल्यू अ स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड पिल फ्रेज। मतलब कि पिल फ्रेज अर्थात छोटी मोटी चोरी को लीगल टर्म में, लीगल वर्ड उसके लिए क्या है, पिल फ्रेज है। भूलेंगे नहीं, सिंपल है, याद हो जाएगा। अगला जो हमारा आज का लीगल टर्म है वह है पायरेसी। अब ये महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि पायरेसी का मतलब क्या होता है। पायरेसी सिंपली आप लोग जैसे जानते होंगे कि फिल्म की कॉपी करना या फिर नकल बनाना, ये भी पायरेसी होती है। लेकिन यहाँ पर लीगल में इसका क्या टर्म होता है पायरेसी का मतलब, तो पायरेसी में जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, समुद्र होता है, समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उसके द्वारा आयात निर्यात की प्रक्रिया भी की जाती है। तो इसी समुद्र में जो जहाज आते जाते रहते हैं, उनमें जो सामान होता है काफ़ी महंगा होता है, वैल्यूएबल होता है। यदि उसमें उस समुद्र में कोई चोरी या डकैती या रॉबरी हो, किसी जहाज के ऊपर हमला करके कैसे भी यदि वहाँ पर डकैती या रॉबरी हो रही है, तो वह घटना क्या कहलाएगा, पायरेसी कहलाएगा। मतलब एन एक्ट ऑफ रॉबरी और क्रिमिनल वायलेंस इन सी एरिया और क्या कोस्टल एरिया बाय अटैकिंग ऑन अ शिप। मतलब कि जो समुद्र होता है, सिंपली बस इतना समझिए कि समुद्र में हुए लूट या डकैती के वारदात को हम क्या कहेंगे, पायरेसी कहेंगे। सिंपल है, एकदम भूलेगा नहीं। पायरेसी मतलब क्या कि समुद्र, एकदम एक पॉइंट इसमें एकदम क्लियर रखिएगा कि जो भी घटना होगी वह समुद्र से जुड़ी होगी। अर्थात एक बड़े जल सागरीय क्षेत्र में यह घटना होगी, समुद्र में डकैती या रॉबरी की। अगली जो हमारी आज की है क्या, रेस जुडिकाटा। अब रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है कि एक ऐसा मामला जिसका निर्णय ऑलरेडी हो चुका हो। जैसे कोई वाद हो, कोई केस हो, न्यायालय में गया हो, उसका मामला फाइनली डिसाइड हो चुका हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे लीगल टर्म में, रेस जुडिकाटा। मतलब अ मैटर दैट हैज़ बीन फाइनली डिसाइडेड। मतलब कोई वाद है, कोई, जैसे कि सिंपल हम एग्जाम्पल इसको समझने का प्रयास करें तो ए ने क्या किया, बी के ऊपर केस किया और कोर्ट ने क्या किया कि इन दोनों की चीज़ों को सुना और अपना एक फाइनल डिसीजन दे दिया। तो जो फाइनल डिसीजन दिया कोर्ट ने, इसी को हम क्या बोलेंगे, जो निर्णय हो चुका है, इसी को बोलेंगे रेस जुडिकाटा बोलेंगे। अगला जो हमारा है, अगला वर्ड है रेमिशन। अब रेमिशन क्या है, सिंपली रेमिशन मतलब क्या होता है, जैसे कि न्यायालय ने किसी चीज़ को लेकर किसी कैदी को सज़ा सुना दी। अब सज़ा सुनाया कि एक क्या है, आरोपी है, उसको न्यायालय ने सुनाया कि इसको 7 साल की क्या होगी, जेल होगी। लेकिन उसके किसी व्यवहार, अच्छे व्यवहार की वजह से या फिर किसी कारणवश उसकी सज़ा जो 7 वर्ष की है, कुछ दिनों पश्चात उसकी सज़ा क्या कर दी गई, 3 वर्ष कर दी गई। अर्थात 7 वर्ष जो 3 वर्ष इसकी सज़ा में कमी हुई, उसके लिए जो लीगल टर्म है वह क्या है, रेमिशन। मतलब इंटिक्वेस्टमेंट और रिलीज ऑफ अ डेप्ट। मतलब कैद की सज़ा में कमी करना है, कैदी की सज़ा में कमी करना ही वह क्या कहलाता है, रेमिशन कहलाता है। अगला जो हमारा लीगल टर्म है वह है स्चीट। अब मतलब बताइए, सिंपल, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आगे हम इसका मतलब समझ लेते हैं
कि जब किसी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसको क्या बोलेंगे? एस्टेट। मतलब प्रॉपर्टी और मनी फॉर विच नो ओनर कैन बी फाउंड। आप लोग जानते होंगे जब कोई प्रॉपर्टी का ओनर या फिर या मालिक नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या कर दी जाती है? प्रॉपर्टी राज्य के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इसी के लिए जो लीगल टर्म है, जिस प्रॉपर्टी या मनी का कोई क्या हो, ओनर ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एस्टेट। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ए क्या है। इसको समझेंगे कैसे कि ए एक व्यक्ति, ए एक भूमि है, भूमि का एक टुकड़ा ए है, ठीक। अब इस ए के बाद अब क्या है कि हम इसकी क्या करें, इसकी हम खोजबीन करें और पता चले कि यह भूमि के टुकड़ा किसी के ऊपर या किसी के संबंधित नहीं है, यह भूमि का टुकड़ा बेनामी है, इसका कोई मालिकाना हक दावा नहीं कर रहा है। तो इस भूमि के टुकड़े के लिए हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे एस्टेट बोलेंगे। मतलब इस भूमि का टुकड़ा या संपत्ति का कोई मालिकाना हक प्रदर्शित नहीं कर रहा है, मालिकाना हक दावा नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा? एस्टेट होगा। अर्थात इस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा? महत्वपूर्ण चीज़, जब उत्तराधिकारी नहीं होगा तो यह संपत्ति किसके पास चली जाएगी? स्टेट के पास या फिर संबंधित राज्य के पास ट्रांसफर कर जाएगी, सरकार के पास। अगला जो हमारा है सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? बाय इटसेल्फ, मतलब स्व प्रेरणा से। अब इसको हम समझेंगे सिंपली, जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य अपनी इच्छा या अपनी प्रेरणा से करता है, खुद करता है, तो उसके लिए जो लीगल टर्म है वह क्या है? सुओ मोटो है। मतलब कि ए ने क्या किया कि ए का मन था कि बी के पॉकेट से वह 100 रुपये चुराए, तो ए का यहाँ इंटेंशन के लिए हम क्या बोलेंगे? सुओ मोटो बोलेंगे। अर्थात उसने खुद के इंटेंशन से वह क्या किया? 100 रुपये उसने पॉकेट चुराए। लेकिन यदि ए वहीं पर बी के कहने पर चुराता तो यहाँ पे यह सुओ मोटो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दूसरे के कहने पर चुरा रहा है। तो जो चीज़ें स्व प्रेरणा से हो, खुद से कहने पर हो कि नहीं मुझे चीज़ें करनी चाहिए, अंदर से इच्छा उसकी करने का, उसने खुद किया हो, तो उसके लिए जो वर्ड होगा, लीगल टर्म होगा, वह क्या होगा? सुओ मोटो होगा। अगला जो हमारा लीगल टर्म है वह है क्या? डिफेमेशन। अब ध्यान दीजिए, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको सिंपल तरीका है, इतना जान लीजिए। यदि डिफॉर्मेशन आ रहा है तो उसमें एक वर्ड हाईलाइट करिएगा हर समय, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, रेपुटेशन। यदि हम किसी की रेपुटेशन को खराब करते हैं जानबूझकर, जो कि उसकी चीज़ नहीं है, गलत तरीके से प्रदर्शित करके खराब करते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? डिफेमेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्या? मानहानि। क्या बोलेंगे? मानहानि। अब ये मानहानि होता क्या है? मानहानि क्या है कि कोई ऐसा कार्य का ढंग हमारे, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, सांकेतिक हो, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को क्या पड़े? ठेस पहुँचे या फिर उसकी ख्याति में क्या हो? कमी आए, तो वो चीज़ के लिए कौन सा वर्ड है? डेफेमेशन है। अब महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो डेफेमेशन है, ये 2 प्रकार का होता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब ये जो डेफेमेशन है उसके 2 प्रकार कौन कौन से, तो हम लोग समझेंगे। पहला लाइबल और दूसरा है स्लैंडर। अब हम लोग जानते होंगे किसी व्यक्ति को हम रेपुटेशन को कैसे ख़राब कर सकते हैं? या तो हम उसको कुछ बोलेंगे या कुछ कहेंगे उसके बारे में लोगों से, या फिर हम उसको क्या करेंगे? किसी चीज़ को लिख कर, उसका पिक्चर गलत बनाकर, कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग प्रदर्शित करेंगे, समाज में भेजने का प्रयास करेंगे जिससे उसका रेपुटेशन खराब हो। तो यही दोनों चीज़ें के लिए अलग अलग टर्म दिया गया। यदि हम लिख कर या फिर कोई ऐसा डिजिटल माध्यम या फिर कुछ ऐसा लिखित प्रमाण दें जिससे उसके मानहानि में क्या करें, उसकी ख्याति में जो क्या हो, कमी हो, तो उसके लिए फिर क्या है? वह है लाइबल। और यदि हम किसी को बोल कर, स्पीच के द्वारा, वॉइस के द्वारा यदि हम क्या करें, किसी ख्याति में कमी पहुंचाए, तो उसके लिए क्या वर्ड है? स्लैंडर। मतलब समझ लेते हैं कि डिफेमेशन बाय रिटेन, प्रिंटेड वर्ड और फिर पिक्चर, इमेजेस आदि के द्वारा जो हम डिफेमेशन करें, मानहानि करें, वह क्या कहलाएगा? अपमान लेख या फिर क्या कहलाएगा? लाइबल कहलाएगा। लेकिन जब हम यह डिफेमेशन किसके द्वारा करें? ओरल स्टेटमेंट के द्वारा करें, तो वह क्या कहलाएगा? मौखिक मानहानि या फिर निंदा। अब हम समझ लेते हैं, जैसे क्या किया कि एक बंदा है, उसने पेपर में ऐड दिया, पेपर में बी के खिलाफ कुछ ऐसे पिक्चर, इमेजेस या फिर सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, कुछ ऐसे पोस्ट किए विथ पिक्चर या फिर लिख कर, तो वह क्या कहलाएगा? वह मानहानि किस प्रकार में आएगा? लाइबल में आएगा। क्यों? क्योंकि वह पिक्चर, रिटन स्टेटमेंट उसने दिया था। लेकिन जब वह बंदा मौखिक हानि, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब ए है, उसने बी से क्या कहा?
ए ने बी से सी के बारे में कुछ बातें की गलत, जो कि सही नहीं है, उसके रेपुटेशन को खराब करने के लिए ए ने क्या किया, बी से कुछ गलत बातें कही, जिससे कि उसके मानहानि में क्या किया, मान का हानि हुआ, अर्थात ख्याति उसकी कमी हुई। तो यहाँ पर ए ने क्या किया, स्लैंडर किया। लेकिन यदि यही ए किसी पिक्चर के माध्यम से, किसी रिटन स्टेट के माध्यम से क्या करता, उसको ख्याति में कमी करने का प्रयास करता, डिफेमेशन करने का प्रयास करता, तो वह क्या हो जाता, लायबल हो जाता। सिंपली हम समझ लिए कि डिफेमेशन मतलब कि मानहानि। यदि हम मानहानि किस प्रकार करें, रिटन स्टेटमेंट, पिक्चर, इमेज, क्या कहते हैं, वर्ड के थ्रू करें तो वह लायबल होगा। यदि हम ओरली करें तो वह क्या होगा, स्लैंडर होगा। आज का जो हमारा लास्ट का है वो है PIL। PIL क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हर समय, हर साल लगभग पूछ ही लिया जाता है कि PIL क्या है, या फिर PIL के प्रणेता कौन है, फाउंडर कौन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। जो PIL है, PIL का सिंपल मीनिंग यदि हम बात करें, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब लोकहितवाद। अब महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि PIL का फाउंडर कौन है, प्रणेता कौन है। ठीक, अब जो ये PIL का फाउंडर या प्रणेता कौन है, ये हम आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश थे जिनका नाम था PN भगवती। कौन, PN भगवती। जो ये PN भगवती थे, यह क्या थे, PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के क्या थे, प्रणेता थे भारत में। यदि हम आपसे आज के वीडियो में हमने आपसे बात की 10 महत्वपूर्ण लीगल टर्म्स की, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।